तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये विश्लेषण शुरू करते हैं। आज हम तारागढ़ राज्य की एक बेहद मशहूर कथा जादुई मोची पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। राजा भगत का वो समय और विनय नाम के एक सीधे साधे ईमानदार मोची की ये कहानी सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके भीतर मानवीय स्वभाव और मुश्किलों से लड़ने की जो बातें छिपी हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। क्या होता है जब एक ऐसा इंसान जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हो, वो रातों रात एक नई तकनीक के आने से अपना सब कुछ खो बैठे। हालात इतने बुरे हो जाएं कि खुद उसकी अपनी माँ, उसके अपने लोग उसे मनहूस या एक श्राप कहने लगे और उसके पास दुनिया में बिल्कुल कुछ भी ना बचे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। अगर हम इस बदलाव को देखें तो एक तरफ विनय के वो पुराने हाथों से सिलाई करने वाले औजार हैं जो उसकी बरसों की मेहनत और लगन का प्रतीक हैं, और वहीं दूसरी तरफ है वो नई जादुई मशीन जिसे गांव का मुखिया लेकर आया है। ये मशीन पलक झपकते ही काम कर देती है। इस अचानक आए तकनीकी बदलाव ने विनय की उस सच्ची और धीमी मेहनत को पूरी तरह से किनारे कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो अपनी बीमार माँ रामकली के लिए एक दवा तक नहीं खरीद पा रहा था। जब इंसान पर गरीबी आती है तो समाज का रवैया बहुत जल्दी बदल जाता है। विनय की खुद की बहन सरला के पति को जब उसके औजारों से गलती से चोट लग जाती है तो वो उसे बुरी तरह कोसने लगती है। पड़ोस में रहने वाला रतन उसकी इस हालत का मजाक उड़ाता है, और हद तो तब हो जाती है जब उसकी खुद की माँ उसे एक अपशकुन और मनहूस का टैग दे देती है। सामाजिक तिरस्कार का ये वो बोझ है जो किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को जमीन में मिला सकता है। इसके बाद चीजें जिस तेजी से बिगड़ती हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले उस मशीन ने काम छीना, फिर परिवार ने ठुकराया। इस गहरे सदमे में बिना किसी सोच समझ के विनय जंगल की तरफ भागता है और एक बेहद अंधेरे सीलन भरे कुएं में जा गिरता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर था, एक ऐसा पल जहां शायद हर कोई यही सोचेगा कि आखिर उसे इस दुनिया में बनाया ही क्यों गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कोई एक खिड़की जरूर खुलती है। उस घने अंधेरे कुएं में विनय को एक हरे रंग का चमकता हुआ मेंढक दिखाई देता है। असल में वो कोई मेंढक नहीं बल्कि एक परी थी जिसे एक राक्षस ने जादुई किताब चुराने पर श्राप दिया था, और वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई इंसान उसे छुए। अपनी इतनी पीड़ा और दुख के बावजूद विनय के अंदर की करुणा खत्म नहीं हुई थी। उसने उसे छुआ और आज़ाद कर दिया। विनय की इस निस्वार्थ मदद के बदले में उस परी ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नियम एकदम सीधा था। विनय जिस भी पुराने या टूटे जूते चप्पल को हाथ लगाएगा वो पल भर में बिल्कुल नया हो जाएगा। ये वरदान उसकी कला के लिए एक असली जादू था। साथ ही परी ने एक भविष्यवाणी भी की कि बहुत जल्द एक ऐसा ग्राहक आने वाला है जो विनय की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। खैर, अब इस अंधेरे कुएं से निकलकर हमारा ध्यान सीधा राजमहल की तरफ जाता है। वहां एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। राजकुमारी चंद्रमुखी गुस्से से पागल है क्योंकि उसकी मां की सबसे आखिरी और कीमती निशानी, एक कांच की चप्पल, टूटकर चकनाचूर हो गई है। राजा अपनी बेटी का यह दुख नहीं देख पा रहा था और उसने ऐलान कर दिया कि जो भी इस कांच की चप्पल को जोड़ देगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। पर सवाल ये था कि भाई शीशे को कोई ऐसे कैसे जोड़ सकता है। अब राजमहल में देश भर के बड़े बड़े कारीगर आकर अपनी किस्मत आजमा चुके थे और सबके सब हार मान चुके थे। तभी वहां विनय की एंट्री होती है। विनय आगे बढ़ता है और जैसे ही उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को छूता है, एक बेहद तेज सफेद रोशनी होती है और अगले ही पल वो कांच की चप्पल बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसी वो पहले थी। जहां बड़े बड़े दिग्गज नाकाम रहे, वहां विनय ने बिना किसी मेहनत के वो काम कर दिखाया। राजा इस बात से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो उसी वक्त विनय को एक छोटा सा राज्य और राजकुमारी का हाथ सौंपने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। राज्य के जो राजपुरोहित थे वो बीच में इस जश्न को रोक देते हैं। उनका बड़ा सीधा सा तर्क था कि अगर कोई एक अच्छा या चमत्कारी मोची है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें एक राजा बनने की बुद्धि भी हो। उन्होंने विनय की राजनीतिक योग्यता का सबूत मांगा। राजपुरोहित ने संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया। ये विनय की पहली परीक्षा थी। अगर राज्य में अकाल पड़ जाए और खजाने में बहुत कम धन बचा हो तो राजा को क्या करना चाहिए? क्या उससे पहले अपने सैनिकों का वेतन देना चाहिए जो बाहरी दुश्मनों से राज्य की रक्षा करते हैं,
या अपनी उस प्रजा को खाना खिलाना चाहिए जो भूख से मर रही है? इस पर विनय का जो जवाब था वो उसकी गहरी सोच को दिखाता है। विनय ने कहा कि वो भूखी प्रजा को अन्न देना चुनेगा। इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक था। सैनिक भी तो आखिरकार उसी प्रजा के ही बेटे हैं ना। अगर किसी राज्य की जनता ही भूख से तड़प कर मर रही हो तो वहां के सैनिक भी इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि वो अपने देश की ढाल या तलवार नहीं उठा पाएंगे। असली सुरक्षा जनता के जिंदा और स्वस्थ रहने में ही है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजपुरोहित ने तुरंत दूसरी नैतिक परीक्षा सामने रख दी, जो न्याय और समानता के बारे में थी। मान लीजिए 2 चोर पकड़े जाते हैं। एक बहुत ही अमीर है और उसने सिर्फ अपने लालच के चलते चोरी की है। दूसरा बेहद गरीब है और उसने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की है। तो एक राजा के तौर पर इन दोनों को क्या सजा दी जानी चाहिए? यहाँ विनय की परिपक्वता सच में कमाल की थी। उसका मानना था कि कानून की नज़र में चोरी तो आखिर चोरी है, इसलिए सजा दोनों को बराबर ही मिलनी चाहिए। लेकिन एक राजा के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि अमीर इंसान का अपराध उसका लालच है, जबकि गरीब का अपराध इस व्यवस्था की नाकामी और उसकी मजबूरी है। न्याय सिर्फ अंधा नहीं होना चाहिए, उसे इंसान की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। अब आती है विनय की तीसरी और सबसे अंतिम परीक्षा। ये शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल चुनाव होता है, जहां कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं आमने सामने होती हैं। सवाल था, अगर किसी राजा की माँ, उसकी पत्नी और उसका पूरा राज्य तीनों एक साथ किसी बड़े संकट में फंस जाएं और वो किसी एक को ही बचा सकता हो, तो उसे किसे बचाना चाहिए? इस सवाल पर विनय ने जो जवाब दिया, उसने राजधर्म के असली मतलब को स्पष्ट कर दिया। विनय ने बिना झिझक के कहा कि वो अपने राज्य को बचाएगा, क्योंकि जब बात मुकुट की आती है तो एक राजा की पहली और आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रजा होती है। एक सच्ची माँ हमेशा यही चाहेगी कि उसका बेटा अपना धर्म निभाए, और एक रानी इस मुकुट के भार को भली भांति समझती है। इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि विनय का चरित्र किसी भी जादुई स्पर्श से कई गुना बड़ा था। और इसी के साथ कहानी अपने अंतिम और शानदार निष्कर्ष पर पहुंचती है। राजपुरोहित भी विनय की इस बुद्धि और समझ के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो जाते हैं। जो विनय कुछ ही समय पहले तक एक मनहूस कहलाया जा रहा था, वो अब एक योग्य राजा बन चुका था। राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ उसका विवाह संपन्न होता है और वो माँ रामकली, जिसने उसे घर से निकाल दिया था, उसे भी राजमाता का सर्वोच्च सम्मान मिलता है। आज के इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के जो सबसे अंधकारमय या जिन्हें हम मनहूस पल कहते हैं, वो दरअसल भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों के लिए हमारा एक कड़ा प्रशिक्षण कर रहे होते हैं? विनय का वो दुख और संघर्ष कोई दुर्भाग्य नहीं था, उसी ने उसे एक महान और समझदार शासक बनाया। इंसान का आंतरिक चरित्र हमेशा उसकी बाहरी और अस्थायी मुश्किलों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इसी विचार के साथ नई चीजों को समझते रहिए और गहराई से सोचते रहिए।